हेलो एवरीवन। क्या आप बता सकते हैं कि ये बाइक रुकी है या चल रही है? स्टैंड देख के आप कह सकते हैं कि हाँ रुकी हुई है। अगर आपका जवाब है कि बाइक रुकी हुई है तो आप गलत हैं, और अगर आपका जवाब है कि बाइक मूव कर रही है तो भी आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी फिजिक्स में चल रही है या रुकी हुई है, ये डिफाइन करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चुनना होता है कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी चल रही है या रुकी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इस बॉडी की मीन्स इस बाइक की बात करें तो ये बाइक को अगर हम इस रोड पे कोई ऑब्जर्वर रुक कर देख रहा है तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बाइक रुकी हुई होगी। लेकिन अगर इसी बाइक को इस कार से कोई देख रहा है और ये कार क्योंकि खुद मूव कर रही है तो उसे ये बाइक पीछे जाती हुई दिखेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ रुकी है या मूव कर रही है उसको जानने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुनना पड़ता है। तो अगली बार कोई अगर आपसे पूछे कि क्या चल रहा है तो सिंपली कहिए इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आज का टॉपिक हमारा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं मोशन को ऑब्जेक्ट के और कंसिडर नहीं करते हैं कि मोशन का कॉज क्या है। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच के स्पेस को डिस्टेंस कहते हैं, और फिजिक्स में किसी भी बॉडी के द्वारा चली गई दूरी एक्चुअल पाथ लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। ओके, तो जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। मींस डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन नहीं होगा और वेक्टर में डायरेक्शन होगा। डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। दोनों का यूनिट मीटर होगा और दोनों का डायमेंशन एल होगा। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई पार्टिकल है जो ए से बी की ओर जाता है फ्रॉम दिस रूट, तो हमें बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बस बताना है, डायरेक्शन तो हमें पता है ए से बी की ओर होगा। ओके, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो डिस्टेंस ए से बी तक जाने में एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, तो दिस इज हाफ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो पूरा सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा डी पाई आर। डिस्टेंस को हम डी से दिखाएंगे और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर एस से, तो डिस्टेंस पाई आर हो गया। पार्टिकल भले ही ए से बी इस पाथ से गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ए से बी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा, इसका रेडियस आर है अगर, तो 2r हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस इक्वल्स 2r। एक पार्टिकल है जो ए से एम तक जाता है, एम जो है मिड पॉइंट है ए बी का, और फिर एम से इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड तक जाता है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड ए है। तो हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ए से एम तक क्लियरली वो a/2 डिस्टेंस चलता है, फिर एम से ओ तक कितना डिस्टेंस चलता है वो हमें पता लगाना है। ओके, तो ये पता लगाने के लिए हम एक ट्राइंगल बनाते हैं AMO,
और पूरा एंगल 60 डिग्री होता है तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दूरी x है, तो tan 30 अप्लाई करते हैं। tan 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज x ओवर a/2। सो x विल बी a/2 tan 30, और tan 30 1/√3 होता है तो x इक्वल्स a/2√3। तो डिस्टेंस यहाँ होगा a/2 प्लस a/2√3, और डिस्प्लेसमेंट होगा वो AO ही होगा। AO लेंथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम cos 30 अप्लाई कर देते हैं इसी ट्राइंगल में। cos 30 विल बी इक्वल टू बेस a/2 और माना कि ये y है डिवाइडेड बाई y, तो y की वैल्यू हो जाएगी a/2 बाई cos 30, और cos 30 होता है √3/2, तो y की वैल्यू हो जाएगी a/√3। और इसे हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट जैसा याद रखना होगा कि एक किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल में O से M की दूरी a/2√3 होती है और A से O की दूरी a/√3 होती है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये ट्राइंगल बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम्स आउट टू बी a/√3। तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक पार्टिकल है वो A से B जाता है और फिर B से C जाता है और C से D जाता है। A to B, B to C और C to D। हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डिस्टेंस तो क्लियर है, साइड A गिवन होगा, तो AB से BC और BC से CD, हर साइड A है तो A प्लस A प्लस A दैट इज 3 है। और अब हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट होगा A से D का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है इसे बॉडी डायगोनल कहते हैं, जिसकी वैल्यू √3 होती है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। A से C को मिलाएंगे जो कि फेस डायगोनल होता है, और फिर C से D, ये तो मिला ही हुआ है, साइड है। तो अब ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल ACD भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में AC की वैल्यू होती है √2a और CD A है, तो पाइथागोरस थ्योरम से दिस बॉडी डायगोनल कम्स आउट टू बी √3a। फोर्थ क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी सारी साइड्स A है। एक पार्टिकल ABCDEF, एक पार्टिकल A से B जाता है और फिर B से C जाता है, तो उसका डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जब भी हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन दिया हो, तो सबसे सिंपल बात है कि अगर हम इसके सारे डायगोनल्स को कनेक्ट करते हैं तो ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनते हैं। तो अब हमें जो डिस्टेंस निकालना है वो A से C का डिस्टेंस निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के केस में डिस्टेंस तो सिंपली हम कह सकते हैं कितना, A और A 2a हो गया। डिस्प्लेसमेंट A से C की दूरी निकालनी है। तो ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं और ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो दिस एंगल CAB विल बी 30 डिग्री। अब हम ट्रायंगल ACD में देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे? क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, और एंगल CAD हो जाएगा भी 30 डिग्री। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो इसको ऑब्वियसली 90 डिग्री होना चाहिए।
तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं और हमें पता है कि ए से डी तक की दूरी जो होगी वो 2a होगी, 2a। तो और ये a है, डी से सी तक की दूरी, तो वेक्टर एस का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज √3a। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा √3a। डायरेक्शन अगर पूछेगा तो a से d। अब एक चैलेंज प्रॉब्लम देता हूँ, ये जब भी मैं क्लास में स्टूडेंट्स को देता हूँ तो अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला है जो सामने लगा दिया हो। देखते हैं आप लोग इसका एक बार में सवाल लगा सकते हैं या नहीं। अगर लगा लिए तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर है जिसके अंदर एक सर्कल है और गिवन है सिर्फ डायमेंशन एक रेक्टेंगल का जो एक पॉइंट पर सिर्फ टच कर रहा है सर्कल को, और ये है 3 यूनिट और ये डिस्टेंस है 4 यूनिट। तो एक पार्टिकल है जो पॉइंट P से पॉइंट O तक जाता है, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ। दिस इज चैलेंज प्रॉब्लम। अब हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इट इज डिफाइंड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम। Velocity is defined as displacement per unit time. हम 2 तरह के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस चैप्टर में हम बस यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे और इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन की स्टडी करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन किसी पार्टिकल का तब होता है जब वह इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ट्रैवल करे। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इन इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड हो सकता है या डी एक्सेलरेटेड हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट यूनिफॉर्म मोशन। और ये दोनों फार्मूला जो मैंने बताया ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम दूसरा फार्मूला डिराइव करेंगे। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले होते हैं वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से आते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है। Average speed is defined as total distance traveled by a particle divided by total time taken. और average velocity is defined as net displacement divided by total time taken. एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हमें याद रखने होंगे। जब कोई पार्टिकल S1, S2, S3 डिस्टेंस ट्रैवल करता है एंड सो ऑन, ट्रैवल करता है स्पीड V1, V2, V3 से, तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड बेसिक फार्मूला फ्रॉम डेफिनेशन होता है टोटल डिस्टेंस
जो कि S1 प्लस S2 प्लस S3 सो ऑन होगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3। लेकिन टाइम गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से हम टाइम की जगह लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय T1 वाला वैल्यू हो जाएगा S1 बाई V1 प्लस T2 की वैल्यू होगी S2 बाई V2 प्लस S3 बाई V3 सो ऑन। सो V एवरेज का ये फार्मूला हुआ। इसी सिनारियो से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल दो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, S1 भी S है और S2 भी S है, विद स्पीड S1 V1 से ट्रेवल किया और S2 तक V2 से ट्रेवल किया, तो अब एवरेज स्पीड क्या होगा? तो जस्ट हमने जो अभी फार्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 मीन्स S प्लस S डिवाइडेड बाई S बाई V1 प्लस S बाई V2। तो ये हो जाएगा 2S डिवाइडेड बाई, यहाँ से S कॉमन लेके हम लिख सकते हैं 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। सो V एवरेज इसकी वैल्यू हो जाएगी, S से S कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बाई 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2 दैट इज V1 प्लस V2। सो V एवरेज comes out to be 2V1 V2 divided by V1 plus V2। और ये फार्मूला जितना आप सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नीट में इससे डायरेक्ट 4-5 बार पिछले 35 ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी हम उन्हें भी देखेंगे। अगले सिनेरियो की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि कोई पार्टिकल है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है A B C D और वो A से B तक V1 स्पीड से जाता है, B से C तक V2 स्पीड से और C से D तक V3 स्पीड से एंड सो ऑन, और इस दौरान उसे समय लगता है A से B तक जाने में T1 और B से C तक T2 एंड सो ऑन, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड का बेसिक फार्मूला वही होगा कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो AB प्लस BC प्लस CD है डिवाइडेड बाय टाइम तो गिवन है T1 प्लस T2 प्लस T3। अब यहाँ पे डिस्टेंस नहीं गिवन है तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इनटू टाइम। सो V एवरेज विल बी इक्वल टू A से B तक का दूरी हो जाएगा V1 T1 और सिमिलरली V2 T2 होगा B से C तक का डिस्टेंस प्लस V3 T3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3। अब जो हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे प्रीवियस ईयर के। A person traveling in straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x and with a constant velocity v2 for the next equal distance, the average velocity। तो जैसा कि मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, सेम फंडामेंटल फार्मूला पे आधारित है, जो कि होता है कि v एवरेज इक्वल्स जब वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करे तो v1 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरेज वेलोसिटी v है, तो हम इसे लिख सकते हैं v इक्वल्स 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 या फिर v बाई 2 बराबर v1 v2 अपॉन v1 प्लस
v2 या 2/v इक्वल्स v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 v2 या 2/v इक्वल्स 1/v1 प्लस 1/v2। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है और ये 1999 में आया था, बिफोर मोस्ट ऑफ यू वर बोर्न। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी मूविंग इन अ सेमी सर्कल दिस रूट से। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड बताना है एवरेज वेलोसिटी का, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लगाए थे। तो एवरेज वेलोसिटी या फिर सिंपली हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें और टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो ए से बी तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल किया, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया, रेडियस अगर हम आर कहते हैं तो 2r डिस्टेंस ट्रैवल किया, एस इक्वल्स 2r और रेडियस है 1 मीटर तो 2 मीटर। तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा वेक्टर एस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, सो 2/1, तो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी पार्टिकल की।